खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। ये बुलेटिन खास है इसीलिए क्योंकि हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्य की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। चाहे वो कोरोना वायरस को लेकर हो, चाहे वो मजदूरों को लेकर हो, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, हर रिपोर्टर्स अपडेट अपने अपने राज्य की आप तक पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सीधे लिए चलते आपको हमारे रिपोर्टर्स के पास, और ये सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग राज्यों से। श्रीकांत प्रत्युष बिहार से रेजिडेंट एडिटर, प्रशांत द्विवेदी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं अरविंद पालावत राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, और राधा कृष्ण ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से जुड़े। सबसे पहले मैं श्रीकांत का रुख करूंगी। श्रीकांत, बिहार की क्या बड़ी खबरें हैं और आज किस पर नजर रहेगी? प्रवासी मजदूरों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? अभी आप तस्वीर देखिए, फिर पता चलेगा कि बिहार की बड़ी खबर क्या है। इस तस्वीर को देखने से ही पूरी कहानी का अंदाजा लग जाएगा। अभी मैं तेजस्वी यादव के घर के बाहर खड़ा हूं। आप देखिए, पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है तेजस्वी यादव का घर, क्योंकि गोपालगंज तिहरे हत्याकांड के आरोपी, नामजद आरोपी जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तेजस्वी यादव गोपालगंज मार्च करने वाले हैं। 9 बजे मार्च शुरू होना था। विधायकों को 9 बजे यहाँ बुलाया गया था। एक दर्जन से ज़्यादा विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं। लॉकडाउन है, इस वजह से ज़्यादातर विधायक अपने अपने जिलों में फंसे होंगे, नहीं आ पाए हैं, लेकिन 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक पहुँच चुके हैं। तेजस्वी यादव उनके साथ बैठक कर रहे हैं। खबर यह है कि लॉकडाउन में तेजस्वी यादव को मार्च करने की परमिशन नहीं मिली है, अनुमति नहीं मिली है, लेकिन फिर भी खबर ये भी है कि तेजस्वी यादव मानेंगे नहीं, मार्च जरूर शुरू करेंगे, क्योंकि जो गोपालगंज नरसंहार है उसको लेकर लगातार तेजस्वी यादव बिहार सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। मैं एक बार कहूँगा अपने सहयोगी शुक्ला जी से, मनोज शुक्ला, दिखाइए कि तेजस्वी यादव के घर के बाहर की तस्वीर क्या है। तस्वीर देखिए बाहर की, आपको अंदाजा लग जाएगा कि स्थिति कितनी गंभीर है, कितनी नाजुक परिस्थिति है। बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है। लगातार प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, सरकारें अपील कर रही हैं, पुलिस वाले लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटे हुए हैं। लेकिन बिहार में राजनीति चरम पर है, बिहार में सियासत खूब तेज हो गई है, और गोपालगंज तिहरे हत्याकांड को लेकर आरजेडी ने जिस तरह से नीतीश सरकार की घेराबंदी शुरू की है, उसकी ये तस्वीर है। तो तेजस्वी यादव मार्च शुरू करने वाले हैं। उसके पहले सैकड़ों की तादाद में पुलिस के जवान, मजिस्ट्रेट, अधिकारी उनके घर के बाहर तैनात कर दिए गए हैं, और इतनी तैनाती से तो यही संकेत मिलता है कि उनको यही रोकने की कोशिश होगी। लेकिन तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और एक बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, तो उनको क्या प्रशासन और पुलिस जबरन रोक पाएगी मार्च करने से? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये भी बड़ा सवाल है कि क्या लॉकडाउन में तेजस्वी यादव को अपने विधायकों के काफिले के साथ, अपने समर्थकों के साथ मार्च करने की इजाजत सरकार दे देगी? दोनों ही परिस्थितियों में सवाल उठेगा। तो बिहार सरकार का फैसला अभी तक सामने नहीं आया है, उस फैसले का इंतजार हो रहा है। तेजस्वी यादव अपने पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के विधायकों के साथ अभी इसी घर में, देखिए तेजस्वी यादव का एक घर है, वहां पर बैठक कर रहे हैं। इस बैठक से कोई नेता बाहर निकलेगा तब तस्वीर साफ होगी कि परमिशन मिला या नहीं मिला। लेकिन जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि गोपालगंज जिला प्रशासन ने, अगर तेजस्वी यादव यहाँ से मार्च शुरू भी करते हैं तो उनको सिवान और गोपालगंज के बॉर्डर पर रोकने की व्यवस्था कर ली है, क्योंकि जिला प्रशासन का कहना है कि लॉकडाउन में इस तरह से गाड़ियों के काफिले के साथ, समर्थकों के हुजूम के साथ किसी को कहीं आने जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन ये तो राजनीति है। बिहार में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है, तो बिहार के नेता ज्यादा दिनों तक लॉकडाउन में घरों में बैठकर इंतजार कर नहीं सकते। तो बिहार की राजनीति मान लीजिए कि अब आज से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, और तस्वीर बहुत दिनों बाद लालू यादव के घर के बाहर ऐसी ही तस्वीर पहले रहती थी जब वो रहते थे, लेकिन पहली बार बहुत दिनों बाद इतनी ज्यादा तादाद में पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। पहली बार लालू यादव के घर के बाहर की तस्वीर बहुत बदली दिख रही है। तो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी जब बिहार के हर जगह पे पोस्टर लगने लगे थे, और साथ ही साथ ये देखा जा रहा था कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के पोस्टर लग रहे थे हर जगह पर। पोस्टर वॉर तो पहले ही छिड़ गया था, लेकिन अब असलियत देखा जाना है कि किस तरीके से ये लड़ाई
लड़ाई और आगे तक जारी रहती है। तमाम सवाल खड़े होते हैं इन सब चीजों को लेकर। श्रीकांत, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन राधाकृष्ण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से, वहां की भी बड़ी खबर जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की क्या बड़ी खबरें हैं, राधाकृष्ण बताएंगे, क्या है बड़ी खबरें राधाकृष्ण उत्तर प्रदेश की? हंसिका, कोरोना की बात करें उससे पहले एक बड़ी ताज़ा और सबसे बड़ी खबर मैं आपको अभी दे दूं, जो अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री एक 4 कंपनियों के साथ बड़ा एमओयू साइन करने जा रहे हैं, जिससे 11 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिलने जा रहा है। अब से बस थोड़ी देर बाद 5KD पे ये मीटिंग होने जा रही है, जहां एमओयू साइन होगा। और ये 4 बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें 2.5 लाख मजदूरों को रोजगार देने के लिए रियल एस्टेट की कंपनी है, 5 लाख इंडस्ट्री एसोसिएशन और 2 लाख 4 और कंपनियां जो रियल एस्टेट की उनके साथ है, और एक समूह जो उसका कारखाने का और फैक्ट्रियों का है, उनके साथ 2.5 लाख मजदूरों को रोजगार का एमओयू साइन होने जा रहा है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि 11 लाख मजदूरों को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि अब उनको रोजगार जमीनी उस पर मिलेगा। कंपनियों के साथ एमओयू साइन करने के साथ ही ये साफ हो गया। इसके अलावा रोजगार और उद्योग से ही जुड़ी 2 बड़े फैसले उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं। एक ये कि जो एक्सप्रेसवे, जितने भी उत्तर प्रदेश से एक्सप्रेसवे गुजरेंगे, उनके 1 किलोमीटर के दोनों तरफ के दायरों में इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी, वहां औद्योगिक विकास का ढांचा डेवलप किया जाएगा, उद्योग लगाए जाएंगे, और वो जो 1 किलोमीटर के दायरे में दोनों तरफ जमीन होगी, जो भूमि है, उसका अधिग्रहण करेगी सरकार। उसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और उसको कैबिनेट में लाके उसका अधिग्रहण शुरू करेगी। तो ये एक बड़ी वो है कि इस एक्सप्रेसवे का 1 किलोमीटर दोनों तरफ का जो दायरा है वो काफी बड़ा हिस्सा है, और उसके दोनों तरफ इंडस्ट्री डेवलप होगी, और जो कृषि योग्य की जमीनें हैं वो एक्वायर की जाएंगी, उसमें इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। दूसरी एक और खबर उद्योगों से जुड़ी है कि जो अब तक कृषि भूमि रही है, कृषि भूमि को लीज पर उद्योग डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, औद्योगिक उसमें ढांचा नहीं डेवलप किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश सरकार उसमें भी बदलाव करने जा रही है, उसका भी प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसको कैबिनेट में ले जाया जाएगा, जिसके बाद जो कृषि योग्य भूमि है, जो कृषि भूमि है, उस पर भी इंडस्ट्री लगाई जा सकेगी आसानी से, और उसके लिए लीज ली जा सके। किसान को उसमें शामिल भी किया जा सकता है एज ए पार्टनर, और एक लीज पे एक किराएदार और मकान मालिकाना हैसियत से भी किसान को उसमें, इससे दोनों पक्षों को फायदा होगा। जहां उद्योग डेवलप होंगे, इंडस्ट्री डेवलप होगी, वहीं पे किसानों को भी एक मोटी रकम इसके एवज में मिलेगी। तो ये रोजगार और इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी खबर है। और इसके साथ ही आपको कोरोना की बात करें तो कोरोना का आंकड़ा 100 नया जो अब पॉजिटिव केस आए हैं वो 184 है उत्तर प्रदेश में, और कुल आंकड़ा करीब 7,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। तो और दूसरी चीज, जो मुख्यमंत्री लगातार अस्पतालों को लेकर इस समय एक्शन में है। कल उन्होंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जो लखनऊ का सबसे बड़ा अस्पताल है, कोविड का बड़ा अस्पताल है, उसके चिकित्सा अधीक्षक को हटाया। जब सीएम ने वहां दौरा किया तो सीएमएस वहां मौजूद नहीं थे। इसके अलावा अस्पताल में गंदगी मिली थी, ठेकेदार का जो काम था, जो सफाई का काम था, जो और चीजों का, वो नहीं ठीक था। ये बिल्कुल ये बेहद ही महत्वपूर्ण समय है, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यवस्थाएं एकदम चुस्त दुरुस्त रहे। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में भी है। श्रीकांत प्रत्युष भी लगातार हमारे साथ बने हैं, और एक अलग ही नजारा श्रीकांत आपके पीछे हमें देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच में जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ समय पहले, कुछ साल पहले इसी तरीके का नजारा हमेशा बना रहता था, लेकिन अब कई साल बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच सवाल यह है कि क्यों जेडीयू के नेता पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई, और कार्रवाई नहीं की गई, और यही वजह है कि लगातार अब तेजस्वी यादव प्रोटेस्ट की बातें कर रहे हैं। देखिए, पहले एक बार फिर मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। मनोज शुक्ला, पूरी तस्वीर दिखाइए कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के घर के बाहर की तस्वीर क्या है। सैकड़ों की तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, मजिस्ट्रेट तैनात हैं, पुलिस अधिकारी तैनात हैं, और आरजेडी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक तेजस्वी यादव के साथ उनके आवास में बैठक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की मांग है कि जो गोपालगंज तिहरे हत्याकांड के नामजद अभियुक्त हैं जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, उनकी गिरफ्तारी हो। इस हत्याकांड के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक है सतीश पांडे, जो पप्पू यादव के बड़े भाई हैं, एक हैं मुकेश पांडे, जो पप्पू पांडे के भतीजे हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और सतीश पांडे कोई मामूली नहीं है, बहुत कुख्यात रहे हैं अपने जमाने के, और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों नामजद थे।
विधायक को भी नामजद बनाया गया है, लेकिन विधायक पर सीधा हत्या का आरोप नहीं है, उन पर साजिश का आरोप है। और पुलिस कह रही है कि साजिश में वो शामिल थे या नहीं थे, इस बात की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही प्रमाण मिलेगा इस हत्याकांड में उनके शामिल होने की, उनकी साजिश होने की, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि जो इस हमले में घायल है व्यक्ति, वो खुद कह रहा है कि ये साजिश है विधायक की और हमला उनके लोगों ने किया है, तो उसके बयान के आधार पर ही गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। देखिए, कानून आम आदमी के लिए और बड़े लोगों के लिए अलग अलग काम करता है। साजिश है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी तक जेडीयू की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने आया है, कोई आधिकारिक बयान आया है कि उन्होंने कुछ कहा हो विधायक को लेकर? देखिए, जेडीयू के नेताओं का कहना है कि पुलिस अनुसंधान कर रही है, पुलिस को जांच करने की पूरी तरह से छूट है, कार्रवाई की पूरी छूट है और इसमें पार्टी के तौर पर हस्तक्षेप करने की कोई दरकार नहीं है। देखिए, जब भी कोई हत्याकांड को राजनीति से जोड़ा जाता है या उसको लेकर राजनीति शुरू होती है, तो उसका फायदा सीधे अपराधियों को मिलता है। अगर दो गैंग के बीच में गोलीबारी हो, लोग मारे जाएं और उस पर राजनीति हो, तो फायदा दोनों गैंग के लोगों को मिलता है, क्योंकि अपराधियों के पक्ष में जातीय गोलबंदी हो जाती है, अपराधियों के पक्ष में राजनीतिक दल खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हत्याकांड है उसको हत्याकांड की तरह लेना चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हत्यारे की कोई जात तो होती नहीं है, अपराधी की कोई जात होती है, अपराधी तो अपराधी होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन इन सब के बीच आप लगातार वहां पर बने रहिए और हर अपडेट हम तक पहुंचाइए। वहां के लोगों से आप बातचीत कीजिए कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है कि इस कोरोना काल में इस तरीके का प्रोटेस्ट ना हो और वो पूरी रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप उनसे बातचीत कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। जनतंत्र। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों से बने हैं जो हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ अरविंद पलावत राजस्थान से हमारे संवाददाता बने हैं। अरविंद, राजस्थान की क्या बड़ी खबरें हैं? टिड्डियों को लेकर अभी तक मामला कहां तक पहुंचा है, क्या सुलझ पाया है, सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी खबर की यदि बात करें राजस्थान में तो कोरोना, टिड्डी ये सब है, लेकिन इसके साथ में आज जो बड़ी खबर रहने वाली है वो है कि परीक्षाओं पर आज फैसला होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के साथ ही तीनों विभागों के जो अधिकारी है वो वीसी में मौजूद रहेंगे और इस वीसी में यह फैसला होगा कि 10वीं और 12वीं के साथ ही जो यूनिवर्सिटी लेवल की जो एग्जाम्स हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है उनको लेकर किस तरह से एग्जाम कराए जाएं या किस तरह से आगे जो परिणाम है वो जारी किया जाए। क्योंकि देखिए, नेक्स्ट जो सेशन है उसको स्टार्ट करना भी एक बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि नए जो सत्र में कोर्स पूरा कराना, उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, एग्जाम्स में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सब एक बड़ी चीज होगी। क्योंकि देखिए, यदि एग्जाम्स होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा, यानी 1 मीटर की जो दूरी है वो यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के बीच में रखनी होगी। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि अभी जो मौजूदा जो हालात है उसके अंदर जितने स्कूलों में कमरे हैं उससे ज्यादा कमरों की आवश्यकता होगी। क्योंकि जब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी तो बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स है उनको गैप में रख करके बैठाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में दुगने से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी जो वर्तमान में एग्जाम के अंदर जो हुआ है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी बात करें टिड्डियों को लेकर के, तो टिड्डियों का जो दल है वो राजस्थान के अनेक जो जिले हैं वहां तक पहुंच चुका है और कल देर रात तक भी जो टिड्डियों को भगाने के लिए एक अभियान चला है। दौसा में और चोमू सामोद जो इलाका है वहां पर टिड्डियों को भगाने के लिए रात को करीब 6 घंटे तक ऑपरेशन चला। इसमें टिड्डियों पर छिड़काव किया गया है और ये कोशिश की गई है कि जो टिड्डियां हैं वो यहाँ से भागे। लेकिन दूसरी बड़ी चीज की टिड्डियां एक जगह से जाकर के दूसरी जगह पर रुक रही है, तो ये भी एक परेशानी का जो सबब है वो यहाँ पर बिल्कुल आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं अरविंद की टिड्डियां जो है वो सिर्फ राजस्थान की ही परेशानी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो दूसरे राज्य की भी परेशानी बन रही है टिड्डियां। इन सब के बीच प्रशांत हमारे साथ लगातार बने छत्तीसगढ़ से। प्रशांत, क्या बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की है और किस पर नजर रहेगी आज?
में जहां आर्थिक संकट से सरकार तो जूझ रही है, वहां जूनियर डॉक्टरों ने भी इस्तीफा देकर सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। दरअसल जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि जिस तरह से उनका इंटर्नशिप खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से कई जगह या तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है या कई जगह उनको 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। जहां रायगढ़ में कल 40 डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था, इस पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ये उनका बयान भी आया, जहां पर उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को लोकतंत्र और प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन एक बार उनको स्वास्थ्य संचालक, स्वास्थ्य महकमे के बड़े अधिकारी या तो फिर मंत्रियों को इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए। और हमने समय समय पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी तरह की समस्या हो, ये वेतन की समस्या हो, उसको दूर करें। लेकिन एक दूसरा आरोप जूनियर डॉक्टरों का ये भी है कि अस्पताल के अंदर जो उनके सीनियर्स डॉक्टर होते हैं उनको प्रॉपर सुविधाएं मुहैया नहीं कराते हैं। इसके अलावा वो अस्पताल में भी भरपूर समय नहीं देते हैं। ऐसे में जब कोविड-19 हॉस्पिटल का निर्माण किया गया और इस तरह की जांच चल रहे हैं तो जूनियर डॉक्टरों का यह आरोप बहुत ही चिंताजनक है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार जो है आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन पूरी तरह से ठप है। इसके अलावा दुकानें बंद है, जो राजस्व के कलेक्शन होता है वो भी पूरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है और इसका सीधा असर यहाँ पे करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा, जहां पर वित्त विभाग ने सरकार को एक मसौदा तैयार करके भेजा है कि क्यों न 30% का वेतन जो है यहाँ के कर्मचारियों से कटौती की जाए, जो एक बहुत बड़ा एक समस्या हो सकती है। तो सरकार ने हालांकि अभी तक निर्णय नहीं लिया, वो अन्य राज्यों की ओर जो निर्णय है उन पर समीक्षा करेगी, तो आने वाले टाइम में एक बड़ी समस्या हो सकती है। दूसरी ओर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 380 मरीज अभी तक है, हालांकि ये मरीज वही है जो प्रवासी मजदूर जिनको बाहर लाया गया था। वही अगर हम लगातार हम देख रहे थे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ एक अलग ही राज्य था जहां पर कोरोना के मामले कम आ रहे थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा। लगातार वहां पर भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच राधाकृष्ण लगातार हमारे साथ बने हैं। राधाकृष्ण, मजदूरों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? मनरेगा का काम कितना आगे बढ़ा है और रोजगार को लेकर क्या रणनीतियां अब तक बनाई गई है, उसको लेकर कितना काम किया जा रहा है? इसका देखिए, रोजगार और मजदूरों के प्रवास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, रात दिन इस पे कर रही है। कल मुख्यमंत्री ने वीसी की और उसमें समीक्षा की कि कितने मजदूरों को रोजगार मिल चुका है, मनरेगा में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके साथ एक चीज और मुख्यमंत्री ने कर दी कि मनरेगा में अधिकतम रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जाए। अब आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे रोजगार की अभी तक 20 या 25 मजदूर थे एक पंचायत में, उसको बढ़ा करके 35 से 40 किया जा रहा है, ताकि उसमें जो मजदूर लौट के आ रहे हैं प्रवासी उनको भी रोजगार मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडजस्ट किया जा सके। इसके साथ ही जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर में लगातार रोजगार की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जो इंडस्ट्री पार्क है उनमें वो किया जा रहा है। जो निजी कंपनियां, सबसे बड़ी बात है, सरकार ने इस समय एक बड़ा दिल दिखाते हुए निजी कंपनियों के साथ टाई अप करना शुरू कर दिया है, खासतौर से ताकि जो है रोजगार मिल सके मजदूरों को, और उनके साथ जो सेवा शर्तें हैं वो बेहतर की है ताकि मजदूरों को वहां किसी तरह शोषण ना हो सके। किस तरीके से और ज्यादा मजबूत किया जाए? श्रीकांत भी लगातार हमारे साथ बने हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप वहां पर बहुत देर से बने हुए हैं, आप कई तरह के वहां पर एक्टिविटीज देख रहे हैं, इन सब के बीच में क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की क्या पूरी प्लानिंग होगी और कब तक उनका ये प्रोटेस्ट रहेगा अगर शुरू होता है तो? देखिए, तेजस्वी यादव का ये मार्च 9 बजे शुरू होना था। 9 बजे ही विधायकों को बुलाया गया था। 1 दर्जन से ज़्यादा पार्टी के विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं। और मैं एक बार आपको घर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा पूरे इत्मीनान के साथ। आप देखिए, ये तेजस्वी यादव के घर के बाहर की तस्वीर है। आप घर के बाहर की तस्वीर देखिए, सैकड़ों वाहन यहाँ पर खड़े हैं, सैकड़ों सुरक्षाकर्मी यहाँ पर खड़े हैं, पुलिस के जवान अधिकारी तैनात हैं। आपको लग रहा है कि ये लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ये लग रहा है कि चुनाव का माहौल है और कोई बड़ा नेता चुनावी अभियान पर निकलने वाला है, क्योंकि ऐसी तस्वीर तो तभी होती है जब कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार में निकले। क्योंकि अब देखिए, सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। ये पुलिस वाले तैनात किस लिए किए गए हैं? तेजस्वी यादव को मार्च करने से रोकने के लिए या तेजस्वी यादव की मार्च को सुरक्षा देने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने घर के अंदर बैठक कर रहे हैं विधायकों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ। बैठक के बाद वो तय करेंगे कि उनको मार्च करना है कि नहीं करना है, क्योंकि
जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अभी तक उनको लॉकडाउन की वजह से विधायकों के काफिले के साथ, समर्थकों के हुजूम के साथ गोपालगंज जाने की इजाज़त नहीं मिली है और लॉकडाउन में इजाज़त मिलने की संभावना भी बहुत कम है। और ये भी खबर आ रही है कि गोपालगंज जिला प्रशासन ने कहा है कि बगैर वैध परमिट के तेजस्वी यादव को जिला में नहीं घुसने देंगे। तो गोपालगंज जिला प्रशासन तैयार बैठा हुआ है कि तेजस्वी यादव को जिला में घुसने नहीं देना है बिना परमिट के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या पटना से वो मार्च शुरू कर पाएंगे। तो तस्वीर देखकर तो नहीं लगता है कि पटना से भी वो मार्च शुरू कर पाएंगे, लेकिन उनके पार्टी के विधायकों का कहना है कि तेजस्वी यादव ऐलान कर चुके हैं मार्च शुरू करने का, वो मार्च करेंगे, भले उनको शासन प्रशासन रोक दे। लेकिन तो श्रीकांत, तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं, अगर मार्च करने पर स्थिति अपनी जगह की स्थिति इस वक्त बिहार की चिंताजनक बनी हुई है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है और इतनी संख्या में वहां पर लोग जो इकट्ठा हो गए, जैसा कि आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा और बार बार केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे हम कोरोना के जो आंकड़े हैं, जो मरीज हैं, उन्हें कम कर सकेंगे। फिलहाल देखना होगा कि आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी रिपोर्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।